अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस मालगाड़ी की टक्कर हुई है। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। साबरमती एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतरी। हादसे में बाल बाल बचे यात्री। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अजमेर के पास यह हादसा हुआ है। अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस मालगाड़ी की टक्कर। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। रेल हादसा। साबरमती एक्सप्रेस की 4 बोगियां इस टक्कर के बाद पटरी से उतर गई। हादसे में बाल बाल यात्री बचे हैं, यानी कि जो यात्री है उन्हें कोई खास इसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ये राहत की बात है, ये गनीमत रही। और इसके बाद देखिए वो बोगियां जो कि पटरी से उतर गई, डेरेल हो गई। इसके बाद यात्री कैसे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने अजमेर की हैं। तो अजमेर राजस्थान में ये हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि यात्रियों को नुकसान नहीं हुआ। ये देखिए तस्वीरें, साबरमती एक्सप्रेस जो कि मालगाड़ी से टकराई है और पैसेंजर ट्रेन के 4 डब्बे और इंजन पटरी से भी उतर गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस दुर्घटना की। अजमेर राजस्थान में ये दुर्घटना हुई है। अजमेर के रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की अजमेर राजस्थान से, जहां पर ये रेल दुर्घटना हुई है। अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हुई है। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। साबरमती एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। ध्वज हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। ध्वज, क्या जानकारी मिल रही है इस दुर्घटना को लेकर? देखिए, करीब 3 बजे की घटना है, जहां अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास में ट्रेन नंबर 12,548 जो कि साबरमती आगरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, उसके 4 जो डब्बे थे वो जो है बेपटरी हो गए। उसको तुरंत बाद ही रेल प्रशासन हरकत में आया और उन चारों डब्बों को जो है अलग करवाकर उनको वहां से ट्रेन को रवाना करवाया गया। और ये 3 बजे की घटना बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरी घटना में कोई जनाने की सूचना नहीं मिल रही है अभी। जी, शुक्रिया आपका ध्वज इस जानकारी की। जी हां, तो सबसे बड़ी खबर यही है कि 88% वोट के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं पुतिन। जी हां, जीत के बाद भाषण में पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। नेटो से सीधी जंग मतलब वर्ल्ड वॉर 3, ये पुतिन का कहना है। इस दुनिया में सब संभव है, यानी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया है व्लादिमीर पुतिन ने। तो एक बार फिर रूस की कमान संभालेंगे व्लादिमीर पुतिन। और चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो पुतिन के पक्ष में आए हैं। जबरदस्त जीत दर्ज की है व्लादिमीर पुतिन ने। 88% वोट के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है पुतिन ने। और देखिए बड़ी खबर यही कि व्लादिमीर पुतिन तो जीत गए, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की जीत पर पश्चिमी देश बेहद आक्रामक हो गए। चुनाव में गड़बड़ी से इंकार नहीं किया जा सकता, यह अमेरिका ने साफ कहा। सत्ता के लिए बीमार हैं पुतिन, ज़ेलेंस्की ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन की जमीन पर चुनाव अवैध है, पुतिन का शासन तानाशाही वाला है। जर्मनी की तरफ से यह बयान। तो अमेरिका से लेकर यूक्रेन और जर्मनी तीखी प्रतिक्रिया। हमला बोला गया व्लादिमीर पुतिन की जीत के बाद। वही चीन को लेकर पुतिन का बहुत बड़ा ऐलान। आगे सिर्फ चीन से संबंध बढ़ाएंगे, पुतिन ने कहा है। चीन से संबंध विश्व स्थिरता का कारक। ताइवान चीन का हिस्सा है, पुतिन ने यह बात कही है। तो चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है व्लादिमीर पुतिन ने इस जीत के बाद। और व्लादिमीर पुतिन ने इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत को दर्ज किया। 88% वोट शेयर के साथ विरोधियों का लगभग सुपड़ा ही साफ कर दिया। पुतिन की यह जीत उन सभी आशंकाओं के बीच आई है, जबकि माना यह जा रहा था कि रूस की जनता पुतिन से नाखुश है, क्योंकि काफी लंबे वक्त से यूक्रेन से जंग चल रही है और साथ ही पश्चिमी देशों की पाबंदियों से भी जूझना लगातार पड़ रहा है। तो आपको यह बता दें, देखिए वोट शेयर कितना मिला, 87.32%, यानी कि लगभग 88% वोट शेयर मिला है। और जो विरोधी थे व्लादिमीर पुतिन, निकोलाई खारितोनोव की बात की जाए तो 4.28% वोट मिला है। इसके अलावा व्लादिस्लाव की अगर बात करें 3.85% वोट, और इसके साथ साथ लियानिड को 3.16% वोट मिला, यानी विरोधी कहीं पर भी टिकते हुए नजर नहीं आए इस चुनाव में पुतिन के सामने।
और अब आपको बताते हैं कि ऐतिहासिक जीत के बाद पुतिन ने कौन से विध्वंसक संकेत दिए हैं, तो उन संकेतों पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है जो उनके बयानों के माध्यम से आए हैं। तो पहला संकेत यह है उनके बयान में कि रूस डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, रूस अपने स्टैंड पर कायम रहेगा। यह पहला अहम संकेत है। दूसरा अहम संकेत, गद्दारों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। वो लोग जो पुतिन के खिलाफ, रूस के खिलाफ हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तीसरा संकेत ये कि नाटो से जंग मतलब विश्व युद्ध 3, वर्ल्ड वॉर 3। और चौथा संकेत, इस दुनिया में सब कुछ संभव है, यानी किसी भी तरह की संभावना से वो इनकार कर रहे हैं। किसी भी हद तक वो युद्ध में जाने को तैयार नजर आ रहे हैं। पांचवा संकेत, हथियार उत्पादन और तेज होगा, यानी जंग की और बड़ी तैयारी होगी। छठा संकेत, विरोधी कभी नहीं जीत पाएंगे। सातवां संकेत यह है कि राष्ट्र हित में हर कदम उठाया जाएगा, वो जो रूस के लिए बेहतर, वही कदम उठाएंगे पुतिन। आठवां संकेत, चीन को लेकर, चीन से दोस्ती की स्थिरता, चीन के साथ दोस्ती स्थिरता का कारक है। स्टेबिलिटी जो है वो चीन की दोस्ती से मिलेगी, यानी इस फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाएंगे पुतिन। और नौवां, आगे सिर्फ चीन से संबंध बढ़ाएंगे, चीन को बड़ा सहयोगी बताया, इसका संकेत दे दिया है। और 10वां, हमेशा से ताइवान चीन का हिस्सा, तो यानी कि रूस ने अपना स्टैंड ताइवान को लेकर भी साफ कर दिया है। और आधा मिनट पूरी खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अरब सागर में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के शूरवीरों के पराक्रम की नई तस्वीरें सामने आई हैं। भारतीय शूरवीरों ने इस ऑपरेशन में 35 समुद्री डाकुओं का सरेंडर भी करवाया। आप देखिए, ये तस्वीरें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के पराक्रम की हैं। नौसेना ने आईएनएस कोलकाता से अरब सागर में चलाए एक रेस्क्यू ऑपरेशन में बुल्गारिया की कंपनी के मालवाहक जहाज और जहाज पर सवार क्रू मेंबर समेत 17 बंधकों को सोमालिया के समुद्री डाकुओं से छुड़ाने में कामयाबी हासिल की। इस दौरान भारतीय शूरवीरों ने 35 समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण करने पर भी मजबूर कर दिया। भारतीय तट से करीब 2600 किलोमीटर दूर किए गए इस ऑपरेशन में वायुसेना के C-17 विमान ने अरब सागर में सटीक एयर ड्रॉप कर नौसेना के किडनैप किए गए जहाज को छुड़ाने में मदद की। और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत और सेशल्स साझा युद्धाभ्यास करेंगे। ये जॉइंट एक्सरसाइज 10 दिनों तक चलेगी। हिंद महासागर में चीन के दखल को जवाब देने के लिए भारतीय सेना आज से 10 दिन तक सेशल्स के साथ युद्धाभ्यास करेगी। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिती 2024 के 10वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सेना के जवान सेशल्स पहुंच चुके हैं। ये जॉइंट एक्सरसाइज आज से 27 मार्च तक सेशल्स में आयोजित होगी। क्रियोल भाषा में लामिती का मतलब दोस्ती है। ये एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और 2001 से सेशल्स में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना के गोरखा राइफल्स और सेशल्स रक्षा बलों 45 जवान इस जॉइंट एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने का आरोपी यूट्यूबर एल्विश यादव को जेल भेज दिया गया है। एल्विश को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट के आदेश पर फिलहाल उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इससे पहले एल्विश से लंबी पूछताछ की गई। नोएडा पुलिस ने पिछले साल सेक्टर 51 में एक गेस्ट हाउस से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 5 प्रजाति के 9 सांप मिले थे और जहर भी बरामद हुआ था। इन लोगों से पूछताछ के आधार पर ही एल्विश यादव को आरोपी बनाया गया था। रविवार को इसी मामले में सेक्टर 135 पुलिस ने एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे। पूछताछ के बाद पुलिस ने एल्विश को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। खबर बिहार से। बिहार के नालंदा में बेखौफ बदमाशों का कहर, पत्रकार पर हमले का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नालंदा में एक पत्रकार दीपक विश्वकर्मा को गोली मारकर घायल करने का मामला सामने आया है। गंभीर हालत में इलाज के लिए लाया गया, सदर अस्पताल बिहार शरीफ ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मामले में बदमाशों की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। विशेष कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन हम लोग CCTV फुटेज वगैरह वो देख रहे हैं और फिर कोशिश करेंगे इनकी पत्नी से बात करने की, अगर रिपोर्ट में आते हैं तो इनसे इनका बयान रिकॉर्ड करने की। सभी पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। बदमाशों ने वारदात को तब अंजाम दिया जब पत्रकार राजगीर से बिहार शरीफ लौट रहे थे। इधर कोलकाता में कल देर रात इमारत गिरने से हुए हादसे के बाद हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इलाके में अवैध निर्माण का आरोप लगाया है।
कोलकाता के मेटियाब्रुज इलाके में एक निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत ढहने से हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक इमारत के मलबे में कई लोग दबने से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर कोलकाता पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। मलबे के नीचे से 10 लोगों को बचाकर पास के अस्पताल भेजा गया। हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों ने इलाके में अवैध निर्माण का आरोप लगाया और कहा कि ये सारा अवैध निर्माण प्रशासन की मिली भगत से चल रहा है। और कोलकाता में देर रात इमारत ढहने से हुए हादसे में लोग दहशत में आ गए। टीवी 9 संवाददाता अजीज ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। देखिए उनकी रिपोर्ट। पुलिस और डीएमजी लगे हुए हैं इस बिल्डिंग को हटाने में और वहाँ से जो लोग दबे हुए हैं उनको निकालने में लगे हुए हैं। और इलाका के जो लोग हैं वो बार बार एक एलिगेशन दे रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग हो रहा था ये बिल्डिंग इलीगल तरीके से हो रहा था, इसके कारण जो है ये दुर्घटना घटी है। और अभी भी पूरे इलाका में एक भय का वातावरण छाई हुई है। पुलिस और डीएमजी वाले लगे हुए हैं इस बिल्डिंग को हटाने में और अंदर दबे हुए लोगों को निकालने में। और चलिए अब रुख करते हैं राजनीति की खबरों का। दिल्ली में आज बिहार के इंडिया गठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है और इसमें सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर लग सकती है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बिहार के इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आरजेडी की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सांसद संजय यादव और सांसद मनोज झा रहेंगे, तो वहीं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही लेफ्ट के नेता भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी तक बंटवारे के हिसाब से आरजेडी को 28, कांग्रेस को 9, जबकि लेफ्ट को 3 सीटें मिलने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। और इस बीच खबर है कि बिहार में एनडीए की सीटों के शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, इसकी फॉर्मेलिटी भी हो चुकी है। नीतीश कुमार आज दिल्ली आ रहे हैं और जल्द ही सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान हो सकता है। नीतीश कुमार आज रात 8 बजे के आसपास दिल्ली आएंगे और 21 मार्च तक दिल्ली में ही रहेंगे। इस दौरान वे बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और एनडीए के सीट बंटवारे पर फाइनल मोहर के लिए बीजेपी के साथ बैठक भी करेंगे। अगले 1-2 दिन में सीटों का ऐलान भी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं चिराग की पार्टी एलजेपी रामविलास को 4 सीटें मिल सकती हैं। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस के खाते में 1-1 सीट आने की संभावना है। इधर बीजेपी आज दिल्ली में कई राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक करने वाली है। इसमें यूपी और पश्चिम बंगाल भी शामिल है। कोर ग्रुप की इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और कई बड़े नेता शामिल होंगे, जो राज्य की बची हुई 24 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करेंगे। शाह और नड्डा ऐसी ही बैठक पश्चिम बंगाल और अन्य कई राज्यों के नेताओं के साथ भी करने वाले हैं और प्रत्याशी के नाम पर चर्चा करेंगे। बीजेपी अभी तक अपने प्रत्याशियों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें 267 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और मिशन दक्षिण पर हैं, तो वहीं दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है। कल कैबिनेट बैठक के दौरान पीएम ने मंत्रियों से नई सरकार के पहले 100 दिन के लिए रूपरेखा तैयार करने को कहा। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को, सचिवों और अन्य अधिकारियों से इस बारे में चर्चा करने के लिए कहा है कि नई सरकार के पहले 100 दिन और अगले 5 साल के एजेंडे को बेहतर ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है। कल की बैठक में कैबिनेट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निर्वाचन आयोग की सिफारिश भेज दी है और 7 चरण में होने वाले आम चुनावों की तारीखों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। पहले चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए पहली अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इधर पीएम मोदी दक्षिण में धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वो अगले 36 घंटे में 4 राज्यों में 5 जनसभा और रोड शो करेंगे।
पीएम का आज तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे तेलंगाना के जगतियाल में और दोपहर 3:15 बजे कर्नाटक के शिवमोगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम तमिलनाडु जाएंगे और शाम 5:45 बजे कोयम्बटूर में रोड शो करेंगे। ये रोड शो करीब 3.5 किलोमीटर लंबा होगा। पीएम आज रात कोयम्बटूर सर्किट हाउस में भी रुकेंगे। पीएम कल सुबह 10:30 बजे केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे और दोपहर 1 बजे तमिलनाडु के सालेम में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और पीएम मोदी ने कल आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एनडीए की पहली संयुक्त रैली को संबोधित किया। राज्य में बीजेपी का टीडीपी और जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ आने से बीजेपी 25 सीटों वाले आंध्र प्रदेश में काफी मजबूत स्थिति में आ गई है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। कर्नाटक आंध्र में गठबंधन के बाद बीजेपी की दक्षिण के इस राज्य से काफी उम्मीदें हैं। और साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि एनडीए की ताकत लगातार बढ़ रही है। विकसित भारत और विकसित आंध्र प्रदेश के लिए जनता वोट डालेगी और 4 जून के नतीजों में आंकड़ा 400 पार पहुंच जाएगा। इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार। और अब बात इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन की, तो मुंबई में कल राहुल गांधी मंच पर कई बड़े नेता जुटे, लेकिन इंडिया गठबंधन के कई दिग्गजों की गैर मौजूदगी रही। बड़े सवाल ये सारी स्थितियां खड़े करती हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक एक दिन बाद मौका था इंडिया गठबंधन को अपनी ताकत दिखाने का, लेकिन पूरी तरह से सफल होता नहीं दिखा। न ममता थी, न केजरीवाल और न ही अखिलेश। अखिलेश यादव ने न आने की वजह व्यस्तता बताई, तो वहीं केजरीवाल ने अपना प्रतिनिधि भेजा। शिवाजी पार्क में हुई इस रैली में राहुल गांधी के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और इंडिया गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे और मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। मुंबई में शक्ति प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को डरा धमकाकर बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। और मुंबई में इंडिया गठबंधन के मंच से फारूक अब्दुल्ला और तेजस्वी यादव ने क्या कहा, ये भी सुनते हैं। जो चिल्लाते थे कि हम यहां गरीबी दूर करेंगे, क्या आज गरीबी दूर हो गई? कि 80 करोड़ हमारे लोगों को अनाज मुफ्त देना पड़ता है, तो गरीबी कहां गई? बेकार हमारे जवान हैं, लड़कियां और लड़के पढ़े लिखे, कोई उनकी तरफ सुनवाई नहीं। जिनका आजादी में कोई योगदान ना रहा हो, जो तिरंगा ना फहराए हो अपने दफ्तर पे, और आज कहते हैं वो देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह कल राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल अथॉरिटी को संजय सिंह को कल शपथ लेने के लिए संसद ले जाने की इजाजत दी है।
मेरे साथ बच्चों का खेल। राउजेवेनी कोर्ट ने जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि संजय सिंह को शपथ दिलाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद में ले जाया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इस दौरान संजय सिंह मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही किसी आरोपी या गवाह से बात करने की अनुमति नहीं होगी। वे मीडिया से बात या कोई सार्वजनिक बैठक में नहीं कर सकेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को दूसरी बार राज्यसभा के लिए चुना गया है, लेकिन उनका एक मामला प्रिविलेज कमेटी में लंबित होने के चलते वे अभी तक शपथ नहीं ले पाए हैं। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने दत्तात्रेय होसबाले को सरकारवाह पद के लिए फिर से चुना है। दत्तात्रेय होसबाले अब इस पद पर 2027 तक बने रहेंगे। दत्तात्रेय होसबोले को पहली बार मार्च 2021 में बेंगलुरु में सर कार्यवाह की जिम्मेदारी दी गई थी। दोबारा चुने जाने के बाद दत्तात्रेय होसबोले ने अपनी टीम नियुक्त की है, जिसमें 6 सर कार्यवाह चुने गए हैं। इसमें 4 पुराने सर कार्यवाह के अलावा 2 नए सर कार्यवाह अतुल लिमय और आलोक कुमार बनाए गए हैं। कल मीडिया से बात करते हुए होसबोले ने काशी मथुरा में मंदिर की मांग के सवाल पर कहा कि हर बीमारी का इलाज समान नहीं होता है, हर समस्या के समाधान के लिए आंदोलन भी समान नहीं होते हैं। काशी मथुरा का मामला न्यायालय में चल रहा है। और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि दशकों से अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन अल्पसंख्यकों को लेकर स्पष्टता नहीं है। वैसे अल्पसंख्यक एक कॉन्सेप्ट ही जो अपने देश के संविधान में है, उसके बारे में भी पुनर्विचार अपने को सबको करना चाहिए, क्योंकि यह अल्पसंख्यक कहने से देश में कुछ अलग अलग होते तो फिर देश किसका है? सबका है ना। तो इसलिए सभी है, लेकिन अल्पसंख्यक कहने के एक पद्धति या वो विचार चल पड़ा है दशकों से। इसलिए रूढ़ार्थ में जो हिंदू हैं, हिंदू कोड बिल से जो हिंदू मानते हैं, वो सभी का संगठन संघ करता ही है। पीएम मोदी ने कश्मीर में डल झील के किनारे फॉर्मूला 4 कार शो के आयोजन की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इससे जम्मू कश्मीर की सुंदरता को दुनिया में दिखाने में काफी मदद मिलेगी। श्रीनगर से आई इन तस्वीरों को देखकर पीएम मोदी भी खुद को इवेंट की तारीफ करने से नहीं रोक पाए। पीएम ने सोशल मीडिया पर घाटी में हुए फार्मूला 4 कार रेस की तारीफ करते हुए लिखा कि ये देखकर बहुत खुशी होती है, इससे जम्मू कश्मीर की सुंदरता को और ज्यादा प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। भारत मोटर स्पोर्ट्स को फलने फूलने के बेहतरीन अवसर प्रदान करता है और श्रीनगर उन जगहों में टॉप जगहों में से एक है जहाँ ऐसा हो सकता है। रविवार को श्रीनगर में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस शो आयोजित हुआ, जिसमें कई मशहूर फार्मूला 4 कार रेस ड्राइवर शामिल हुए और खेल प्रेमियों का मनोरंजन किया। और चुनाव की तारीखों के ऐलान के एक दिन बाद निर्वाचन आयोग ने 2 राज्यों के चुनावी कार्यक्रम में बदलाव किया। क्या है ये बदलाव और किन किन राज्यों में हुआ, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती 2 जून को होगी। दोनों राज्यों में एक ही चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग ने पहले घोषणा की थी कि दोनों विधानसभा चुनावों में पड़े वोटों की गिनती लोकसभा चुनाव के वोटों के साथ 4 जून को की जाएगी, लेकिन दोनों विधानसभाओं का कार्यकाल 2 जून को समाप्त हो रहा है। इसे देखते हुए आयोग ने मतगणना की तारीख पहले ही कर दी है। आयोग ने कहा कि अरुणाचल और सिक्किम के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना 4 जून को ही होगी। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार में सीट शेयरिंग पर इंडिया अलायंस की आज बड़ी बैठक है। दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर चर्चा होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस मालगाड़ी की टक्कर, ट्रेन हादसे में कई यात्री घायल। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा। साबरमती एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतरी।